स्टोरी एक ऐसी लड़की की जो लगभग 22 साल की थी, जो अपनी ज़िंदगी में नेम और फेम कमाना चाहती थी, जो उसे ज़िंदा रहते नहीं मिला लेकिन मरने के बाद मिल गया। तो आज की क्राइम स्टोरी एक ऐसी मिस्टीरियस कहानी है जो कि क्राइम से लगभग अब तक 78 ईयर्स के बाद भी अनसुलझी है। एक ऐसा मर्डर जिसकी न्यूज़ 4 महीने तक हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस बनी रही। एक ऐसा मर्डर जहां FBI तक गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी, लेकिन लड़की को किसने मारा और क्यों मारा आज तक पता नहीं चल सका। जब हमने स्टोरी पर फर्दर रिसर्च की तो दिमाग घूम गया, क्योंकि मर्डर केसेस ऐसे होते हैं जहां क्रिमिनल खुद को छिपाता है, लेकिन ये केस ऐसा था जहां एक एक करके लगभग 60 लोग आए और कहा कि जुल्म उन्होंने किया है। लेकिन जब तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि कत्ल का इनसे कोई लिंक नहीं, तो उन्हें छोड़ दिया गया। चलिए जानते हैं क्या थी दिमाग घुमा देने वाली पूरी क्राइम स्टोरी। 15 जनवरी 1947 अमेरिका के लॉस एंजलिस में सुबह 10 बजे के करीब बेटी वर्सिंगर नाम की एक लेडी अपनी 3 साल की बेटी के साथ जा रही थी। जब वो लाइमेट पार्क के पास से गुजरी तो फुटपाथ की कुछ दूरी पर उसे एक सफ़ेद रंग की बड़ी अजीब सी चीज़ दिखाई दी। जब उसने थोड़ा सा पास जाकर देखा तो पहली नज़र में वो चीज़ किसी प्यारी सी डोल की तरह लग रही थी, लेकिन जब वो थोड़ा और ध्यान से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो चीज़ जो देख रही थी वो कोई डोल नहीं थी, बल्कि वो एक लड़की की लाश थी, जिसे कमर के पास से 2 भागों में काट दिया गया था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि मुंह के साइड से दोनों तरफ कान तक एक कट लगाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने स्माइली फेस बनाने की कोशिश की गई हो। क्या वो कोई सीरियल किलर था? डेड बॉडी के आसपास एक भी बूंद खून की नहीं थी, जिसका मतलब खून कहीं और किया गया और बॉडी को डंप कहीं और किया गया। बेटी वर्सिंगर ये सब देखकर घबरा गई और वहीं पास में अपने घर जाकर पुलिस को फ़ोन किया। कुछ देर बाद लॉस एंजलिस पुलिस वहां पर पहुंचती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। जांच में पता चलता है कि इस महिला की हत्या 10 से 12 घंटे पहले की गई थी। लड़की की मौत उसके माइंड में इनर ब्लीडिंग की वजह से हुई थी। जाहिर है कि उसकी हत्या से पहले उसे बुरी तरीके से तड़पाया गया होगा। अब जांच में ये बात भी सामने आई कि हत्या के बाद उसकी बॉडी से सारा खून निकालकर उसकी बॉडी को कई बार पानी से धोया गया था। चेस्ट और थाई के पास से कुछ मांस के टुकड़े भी निकले थे। इसका मतलब बॉडी को 2 भागों में बड़ी सफाई से काटा गया था, जिसके बाद ये बात तो साफ हो गई थी कि कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ इंसान ही ये काम कर सकता है। इसी बीच एक शॉकिंग चीज़ सामने आती है कि जो मुंह से कान तक कट लगाया गया था वो लड़की के जिंदा रहते लगाया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना भयावह और दर्दनाक होगा। इधर लॉस एंजलिस पुलिस FBI की हेल्प से उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकालती है। दरअसल इस लड़की के बारे में FBI के डाटाबेस में 2 बार एडिटिंग हुई थी। पहली बार जब उसने विंग में कुकिंग क्लर्क के लिए अप्लाई किया था, इसके ठीक 7 महीने बाद ही पुलिस ने उसे कम उम्र में शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। मरने वाली लड़की का नाम एलिजाबेथ शॉर्ट था, जो कि बोस्टन की रहने वाली थी। वो अपने माता पिता की 5 बेटियों में से तीसरे नंबर की बेटी थी। उसके पिता बोस्टन में ही नौसेना में गोल्फ कोर्स बनाया करते थे, लेकिन 1929 में आई हुई मंदी के कारण उनका काम ठप पड़ गया था। अब उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो वीक होने लगी थी। उनके लिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना नामुमकिन सा हो गया था। एक दिन वो अपने घर से किसी काम के लिए निकले और फिर वो कभी वापस ही नहीं आए। उनकी गाड़ी एक ब्रिज के पास लावारिस हालातों में मिली थी। अनुमान लगाया गया कि उन्होंने ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर ली होगी।
जब उसके पिता घर छोड़कर गए थे, उस समय एलिजाबेथ की उम्र मात्र 5 साल थी। परिवार की सारी जिम्मेदारियां उसकी माँ पर आ गई थी। एलिजाबेथ की माँ ने नौकरी करना शुरू कर दिया था और जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण किया। एलिजाबेथ का बचपन से ही फिल्मों में शौक रहा था। अपने दोस्तों के साथ वो फिल्में देखने जाया करती थी। उसका सपना था कि एक दिन बड़ी होकर हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस बनेगी। 1942 में एलिजाबेथ की मां को एक लेटर मिलता है जो कि एलिजाबेथ के पिता द्वारा भेजा जाता है। दरअसल एलिजाबेथ के पिता ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि वो अपनी कार को बीच पर छोड़कर किसी को बिना बताए ही कैलिफोर्निया चले गए थे और वहीं से एलिजाबेथ की मां को लेटर लिख रहे थे और अपने किए पर माफ़ी मांग रहे थे। जब ये बात एलिजाबेथ को पता चली कि उसके पिता जिंदा हैं और कैलिफोर्निया में हैं, तो वो दिसंबर 1942 में 18 साल की उम्र में अपने पिता के साथ रहने के लिए कैलिफोर्निया चली गई। लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर उसके पिता से उसकी किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, जिससे एलिजाबेथ ने जनवरी 1943 को अपने पिता का घर भी छोड़ दिया। लेकिन वो कैलिफोर्निया में ही रहते रहते आर्मी विंग के लिए कुकिंग क्लर्क के रूप में काम करने लगी। जैसे ही उसे किसी ऑफिसर से गलत बिहेव हुआ तो उसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और फिर सेंटा बारबरा चली गई, जहाँ उसे कम उम्र में शराब पीने के जुर्म में जेल जाना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद फ्लोरिडा चली गई, जहाँ इसकी मुलाकात एक एयरफोर्स के ऑफिसर मेजर मैथ्यू माइकल से हुई थी। कई दिनों की दोस्ती के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया, लेकिन 10 अगस्त 1945 को मैथ्यू माइकल के एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई, जिससे एलिजाबेथ शॉर्ट का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। क्योंकि एलिजाबेथ को बचपन से ही सिनेमा से प्यार था, हमेशा से एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उसे पता चला कि उसे जो खुशी चाहिए वो सिर्फ सिनेमा में ही मिल सकती है, इसलिए वो सब कुछ पीछे छोड़कर लॉस एंजलिस चली आई। जब वो लॉस एंजलिस आई तो उसके पास पैसे नहीं थे। इस काम के लिए वो एक होटल में वेट्रेस का काम करने लगी थी। एलिजाबेथ एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी, नए नए बॉयफ्रेंड्स बनाती थी, जिसके चक्कर में अक्सर पार्टीज में घूमने जाया करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ अचानक से कहीं गायब हो जाती है। लास्ट टाइम उसे 9 जनवरी 1947 को एक होटल के पास देखा गया था। उसके बाद से वो लापता हो गई और फिर 15 जनवरी 1947 को उसकी डेड बॉडी लैंडमार्क पार्क के पास मिली थी। जब पुलिस को बॉडी मिली थी, उस समय कुछ न्यूज़ रिपोर्टर भी मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी की फ़ोटो खींच रहे थे। उसके बाद ये न्यूज़ पूरे अमेरिका में फैल गई। उस समय हर न्यूज़पेपर में इसी न्यूज़ का जिक्र होता था। एलिजाबेथ शॉर्ट को मीडिया ने ब्लैक डाहिला नाम दिया था। ब्लैक डाहिला इसलिए क्योंकि एलिजाबेथ उस समय ज़्यादातर काले कपड़ों में नजर आती थी और अपने बालों में डाहिला नाम का फूल लगाती थी, इसलिए उसका नाम ब्लैक डाहिला पड़ गया। कुछ लोगों का मानना था कि ये नाम 1942 में आई क्राइम फिल्म ब्लू डाहिला से लिया गया था। एलिजाबेथ उस समय इतनी पॉपुलर हो गई थी कि लोग खुद ही पुलिस के पास जाकर क्लेम करने लगे थे कि एलिजाबेथ की हत्या उन्होंने की है। लेकिन जांच में पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि उन्हें आरोपी माना जा सके। तभी एक दिन न्यूज़ एजेंसी को फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले पर्सन ने खुद को एलिजाबेथ का मर्डर बताया और साथ ही जो उन्होंने रिपोर्टिंग की थी ब्लैक डाहिला पर, उनकी भी खूब तारीफ की और कहा कि अब तुम्हारे पास ब्लैक डाहिला से रिलेटेड न्यूज़ ख़त्म होंगी तो 3 दिन में तुम्हें एक पार्सल मिलेगा जिसमें ब्लैक डाहिला से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे जो तुम्हारी रिपोर्टिंग में काम आएंगे। और तीसरे दिन सच में उन्हें ऑफिस में एक पार्सल आता है। जब उसे खोलकर देखा जाता है तो उसमें एलिजाबेथ के बर्थ सर्टिफिकेट, लेटर, आईडीज, कार्ड्स और कुछ फोटोग्राफ्स थे और उसमें न्यूज़पेपर में छापे गए कुछ ब्लैक डाहिला से रिलेटेड खबर की कटिंग में एक मैसेज लिखा गया था, Here is belonging Black Dahlia letter to follow। इन सब के अलावा बॉक्स में एक डायरी थी जिस पर मार्क हेनसेन लिखा हुआ था। पूरे बॉक्स को लॉस एंजलिस पुलिस को सौंप दिया गया था। पुलिस ने पूरे बॉक्स को लैब टेस्ट करवाया, लेकिन उस बॉक्स पर किसी के भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले क्योंकि उसे पहले ही पेट्रोल से साफ कर दिया गया था। बॉक्स के अंदर मिले एड्रेस
डायरी के अकॉर्डिंग हेंसन से पूछताछ की गई, लेकिन वो बेकसूर निकला, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे छोड़ दिया। डायरी से मिले कुछ और एड्रेस वाले व्यक्तियों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई भी एलिजाबेथ से 1 या 2 बार से ज़्यादा बार नहीं मिला था। इसे बीच पुलिस को कई लेटर्स मिले, लेकिन उनमें से ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे मर्डरर की पहचान की जा सके। एक लेटर से फिंगरप्रिंट के निशान मिले थे। पुलिस ने उसका मिलान अपनी डाटाबेस में मौजूद अपराधियों से किया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी आज भी ये केस अनसुलझा है। हालांकि कुछ सस्पेक्ट्स मिले थे, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण उन्हें भी छोड़ दिया गया था। अब आपके सामने कुछ सस्पेक्ट्स के हम नाम बताएंगे। कुछ ऐसी थ्योरीज हम पेश करेंगे जो हमने कुछ रिसर्चेस से पता लगाई हैं, तो उनके बेस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन ज़्यादा कातिल लगा था। इस केस का सबसे पहला सस्पेक्ट था रॉबर्ट रैटमेले, जो कि एक बिजनेसमैन था। एलिजाबेथ से उसकी मौत से 1 महीने पहले ही मिला था, जब वो बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही थी। मेले ने उसे लिफ्ट दी थी और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। 9 जनवरी 1947 को मेले सैंडियागो में डेट के बाद लगभग 6 बजे शाम को लॉस एंजलिस में बिलमोर होटल के पास एलिजाबेथ को छोड़कर गया था। यही वो समय था जब एलिजाबेथ को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। उसके 1 हफ्ते के बाद ही उसकी लाश लाइमेट पार्क के पास मिली थी। मेले से पूछताछ में उसने ये बात तो कबूल कर ली कि वो एलिजाबेथ के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन हत्या के बाद से उसने इनकार कर दिया। पुलिस ने उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया, उसमें भी वो पास हो गया, लेकिन पुलिस उसे प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी, तो इसके चलते 1954 में उसका नार्को टेस्ट भी कराया गया, लेकिन उसमें भी वो पास हो गया, इसलिए उसे अब कम्प्लीटली छोड़ दिया जाता है। अब है सस्पेक्ट नंबर 2। 1997 में एक डिटेक्टिव राल्फ एस्टेल, जो कि ब्लैक टाहिला केस पर काम कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि ब्लैक टाहिला की बॉडी में मिलने में 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया था जो कि एलिजाबेथ का कातिल हो सकता था। जिस दिन ब्लैक टाहिला की बॉडी मिली थी, उस दिन रॉल्फ ने अपने किसी खबरी को सूचना दी थी कि लाइमेट पार्क के पास उसने काले रंग की एक कार खड़ी देखी थी। बाद में राल्फ ने वही कार ढूंढ ली थी और उसके ओनर ने कार का कलर बदलकर उसे सफ़ेद करवा लिया था, लेकिन राल्फ के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इस कारण वो अपनी जांच को आगे नहीं बढ़ा सके थे। सस्पेक्ट नंबर 3। 1993 में स्टीव्स होडल नाम के एक डिटेक्टिव ने, जिन्होंने ब्लैक टाहिला पर एक बुक लिखी और दावा किया कि ब्लैक टाहिला का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के पिता जॉर्ज होडल है। जॉर्ज होडल उस समय के एक नामी डॉक्टर थे, जो कि लॉस एंजलिस में एक प्राइवेट क्लिनिक चलाते थे। जॉर्ज होडल कोई पेशेवर सर्जन तो नहीं थे, लेकिन कई मेडिकल कॉलेज में सर्जन बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। 1991 में जॉर्ज होडल के मरने के बाद उनके बेटे स्टीव होडल को उनके कमरे से 2 पिक्चर्स मिली थी, जो कि एलिजाबेथ से मेल खा रही थी। फोरेंसिक जांच कराई तो पता चला कि 85% पिक्चर एलिजाबेथ की नहीं है, लेकिन 2014 में एक कंप्यूटर एक्सपर्ट ने सॉफ्टवेयर की मदद से ये प्रूव कर दिया कि 90 to 95% ये पिक्चर एलिजाबेथ से मेल खा रही थी। स्टीव होडल ने और ज़्यादा डीपली रिसर्च की तो उसको पता चला कि उसके पिता और एलिजाबेथ एक रिलेशनशिप में थे। एलिजाबेथ की लाश मिलने के 3 हफ्ते के बाद ही 10 फरवरी 1947 को एक पार्क के पास और एक और लड़की की लाश मिलती ही, जिसकी हालत बिल्कुल सेम एलिजाबेथ से मिलती जुलती थी। उसके शरीर पर लिपस्टिक से BD लिखा गया था, जिसका मतलब ब्लैक टाहिला। जब पुलिस ने इस हैंडराइटिंग को उन्हें जितने भी मिले लेटर्स मिले थे उन्हें मैच किया, तो साफ हो गया कि इस लड़की का कातिल ब्लैक टाहिला का कातिल एक ही है। जॉर्ज होडल के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे, जिसके कारण 1950 में वो लॉस एंजलिस छोड़कर फिलीपींस चले गए। 1961 में फिलीपींस के मैनिला पार्क में एक लड़की की बॉडी मिलती है न्यूड, जिसकी हालत बिल्कुल ब्लैक टाहिला के जैसी ही थी।
और जिस जगह पर बॉडी मिली थी वहां से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर जॉर्ज होटल का घर था। तो क्या ये एक संयोग है या फिर सच में सभी हत्याओं के पीछे जॉर्ज होटल का हाथ था? सच्चाई जो भी हो, लेकिन सभी के सभी जो संदिग्ध थे उनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो जॉर्ज होटल ही था। इन सस्पेक्ट्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि एलिजाबेथ का कातिल आखिर कौन होगा? खैर, इतना सब पता होने के बाद भी पुलिस आज 78 सालों में भी पता नहीं लगा पाई कि एलिजाबेथ का कातिल कौन था और ये गुत्थी अनसुलझी है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।